जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और अगर आप लोग किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने लूसेंट जीके की पुस्तक के बारे में जरूर सुना होगा। सारे एग्जाम के लिए इसको बाइबल की तरह से माना जाता है। तो आज के इस वीडियो से हम इसी बाइबल ग्रंथ के ऊपर आधारित जो भी आपके 5000 जीके के क्वेश्चन हैं उनके लिए एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप अगर यूपीएससी को छोड़ करके हमारे देश में आयोजित होने वाले किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लूसेंट जीके के ऊपर आधारित यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी आपके लिए होंगे। सीरीज का पूरा मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। देखिए, 5000 हमारे जीके के प्रश्न होंगे। इन 5000 प्रश्नों में से आपको प्रत्येक दिन 50 वीडियो का एक सेट मिलेगा, यानी कि हर दिन हम लोग 50 वीडियो यहाँ पर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट वगैरह होता है तो आप उसके बारे में नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, जिससे अगले दिन के वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बता सकूं वीडियो के लास्ट में। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर भी आपकी इसी लूसेंट जीके की सीरीज चल रही है। वहां पर भी हम लोग इसी प्रकार से जीके को डिस्कस करते हैं। 1 घंटे की क्लास होती है तो काफ़ी कंप्रिहेंसिव वे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा वह जो क्लास होती है वह आपके लिए एक लाइव टेस्ट के समान होती है। तो अगर आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको अपनी तैयारी जांचने का भी मौका मिलेगा। तो आपको प्रोफाइल की लिंक नीचे मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की एक सिस्टमैटिक वे में बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो पूरे जून महीने में अनअकैडमी के ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। और यहाँ पर जो ऑफर है उसमें 4 चांद लगाऊंगा मैं अपनी तरफ से, यानी कि अगर आप लोग कोड यूज़ करेंगे KV10 तो इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पर मेरा जो यूनिक कोड है इसको यूज़ करने के बाद में आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मेरी तरफ से आपको 10% का एक्स्ट्रा कैशबैक भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऑफ़र आपके लिए है। तो आप अगर इस ऑफ़र का लाभ उठाना चाहते हैं तो बस आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है और स्क्रीनशॉट को मेरे व्हाट्सएप नंबर 9838443100 के ऊपर शेयर करना है। और इस महीने यानी कि पूरे जून महीने के अंदर अनअकैडमी पर जो आपके SSC कैटेगरी है वहाँ पर बहुत सारे फ्री टेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि डेली करंट अफेयर बूस्टर का टेस्ट है, फिर आपके लूसेंट जीके का जैकपॉट टेस्ट है वरुण अवस्थी सर के द्वारा, अनअकैडमी अभ्यास का टेस्ट है। इसके अलावा आपके अरिथमेटिक एडवांस मैथ का जो टेस्ट है अभिनय मैथ सर के द्वारा है। इसी प्रकार से अगर हम लोग अन्य टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें प्रतियोगिता मंत्रा का जो आपके इंग्लिश बूस्टर का टेस्ट है, ये सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो इनमें से अगर आप किसी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये सारी क्लासेज आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में। महासचिव इस समय एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल देश से हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 75वीं महासभा थी उसके अध्यक्ष थे वोल्कन वोजकीर। हालांकि अब अब्दुल्ला शाहिद की नियुक्ति हो चुकी है। और भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है यहाँ पर, तो इनका नाम है TS तिरुमूर्ति। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि एशिया का जो पहला परमाणु रिएक्टर है इसका नाम यहाँ पर क्या है। तो इसका नाम है अप्सरा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको याद क्या रखना है कि यूके की सहायता से बॉम्बे परमाणु शोध संस्थान में टॉम्बे परिसर में हमने इसको स्थापित किया था। ये आपको याद रखना है। 4 अगस्त 1956 को स्थापना हुई थी, लेकिन उद्घाटन इसका 20 जनवरी 1957 को PM नेहरू के द्वारा किया गया था। 2010 में ये आपका बंद हो गया था। फिर 2018 में अप्सरा उन्नत के नाम से इसको फिर से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो याद रखिएगा इसमें जो आपके परमानेंट मेंबर होते हैं उनकी संख्या है 5। और इसी प्रकार से अगर हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर की बात करते हैं तो इनकी संख्या यहाँ पर है 10। हमारा देश भारत 8वीं बार 2021 से 22 के बीच में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 वर्षों के लिए यहाँ पर सदस्य बना है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1970 में किस राज्य में हंगुल परियोजना की शुरुआत हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा कश्मीर राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। और जरा आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि हंगुल आखिर में होता क्या है, तो इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना की बात करते हैं
तो ये हमारा शुरू हुआ था 2006 में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना है कि हमारे देश का जो पहला जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है वह आपको मिलेगा हरियाणा के पिंजौर में। तो ये हमारे देश का पहला है, याद रखिएगा हरियाणा के पिंजौर में आपको ये मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का उत्तर कई सारे लोगों ने कल गलत दिया था। याद रखिएगा जो गठन का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 216 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि हमारे राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हमारे देश का जो हाई कोर्ट है वह आपके मूल अधिकारों के छीनने पर रेट जारी करता है। और अनुच्छेद 231 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि हमारे यहाँ पर जो भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में से 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, यानी कि ऐसा प्रावधान भी संविधान में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की जो संसद है वह राज्यों से विधान परिषद का गठन कर सकती है या फिर वहां पर समाप्त कर सकती है। तो इसके बारे में प्रावधान दिया गया है 169 में। ध्यान रखिएगा इस समय हमारे देश में टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद मिलेगी। तो अनुच्छेद 169 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो आपका हो गया यूपी, दूसरा हमारा हो गया यहाँ पर बिहार, यूपी बिहार वाले, उसके बाद में हो गया तेलंगाना, फिर हमारा है आंध्र प्रदेश, तो ये आपका हो गया 4, उसके बाद में एक हमारा है महाराष्ट्र और एक हमारा है कर्नाटक। तो टोटल आपके 6 राज्य हैं जहां पर आपको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि ऐसी संस्था जिसके बारे में प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। तो वित्त आयोग, यूपीएससी और संसद ये सारे हमारे संवैधानिक निकाय हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, यूपीएससी अनुच्छेद 315 और संसद अनुच्छेद 79। बाकी नीति आयोग की बात करते हैं तो ये हमारी एक कार्यकारी निकाय है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में जो जीएसटी है उसके कुल कितने स्लैब हैं। तो यहाँ पर जीएसटी के आपको टोटल 4 स्लैब देखने को मिलेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। 4 स्लैब कौन कौन से हैं? तो 5%, 12%, 18% और फिर आपका है 28%। तो ये टोटल आपको 4 स्लैब देखने को मिलेंगे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि हमारा 1972 में आया था, इसमें आपको कितनी अनुसूचियां मिलेंगी। तो याद रखिएगा कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें आपको टोटल 6 अनुसूचियां मिलेंगी, तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न, अच्छा कहाँ पर हुआ था अधिवेशन? तो ये आपके कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो यहाँ पर जो चोल साम्राज्य की नींव है ये डाली गई थी विजयालय के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो विजयालय की बात करते हैं तो ये पल्लवों के सामंती सरदार थे। बाद में इन्होंने क्या किया कि 885 ईस्वी में तंजौर पर अधिकार कर लिया और उसके साथ में चोल वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा कि चोल वंश की जो राजधानी थी वह भी आपको तंजौर में ही देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है वह आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब टाइगर रिजर्व की बात हुई है तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। हमारे देश में इस समय टोटल 51 टाइगर रिजर्व हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहला टाइगर रिजर्व आपका था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट जो आपका है उत्तराखंड में, वो हमारा पहला टाइगर रिजर्व था। तो ऑप्शन आपका भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। उत्तर प्रदेश में भी आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, पीलीभीत, अमानगढ़ और फिर हमारा है दुधवा। अगला प्रश्न है कि हमारे देश का जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है ये आपको कहाँ पर मिलेगा। तो कर्नाटक में आपको मिलेगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, और यहाँ पर आपको विरूपाक्ष का मंदिर मिलेगा, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा बी होगा, ठीक है, बी आपका हो जाएगा करेक्ट। और हम्पी की बात हुई है तो विजयनगर साम्राज्य की ये राजधानी रही है। तुंगभद्रा नदी के किनारे ये शहर आपको देखने को मिलेगा। विजयनगर की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा करंट अफेयर से भी कि इसको 31वां जिला बना दिया है कर्नाटक की सरकार ने बेल्लारी से अलग करके, और इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि तमाशा किस राज्य का एक प्रसिद्ध थिएटर नृत्य है। तो तमाशा की बात करते हैं तो ये हमारा है महाराष्ट्र का, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए महाराष्ट्र हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके लिए चोल युग प्रसिद्ध था। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा चोल इरा था
उसमें आपकी गाँव में सभाएं बहुत होती थी, यानी कि रूरल मीटिंग के लिए ये फेमस था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रतिभा प्रहलाद इज रिलेटेड टू हुईज क्लासिकल डांस। तो प्रतिभा प्रहलाद की बात करते हैं, मृणालिनी साराभाई की बात करते हैं, तो ये सारी हमारी संबंधित है भारतनाट्यम से, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दो अस्पा व सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ किसने इसको शुरू किया था। आपको नीचे कमेंट में बताना है कि ये दोनों प्रथाएं थी क्या। तो यहाँ पर ये शुरू की गई थी जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अकबर के कहने पर 16वीं शताब्दी में किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो इसका अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने फैजी के साथ में मिलकर के महाभारत का अनुवाद किया था फारसी में, और उसका नाम रखा गया था रज्मनामा। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, रज्मनामा इसका नाम था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस मध्यकालीन लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। तो इसका उल्लेख किया था अबुल फैजल ने, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि माथुरी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो माथुरी की बात करते हैं तो ये हमारे आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था। तो इनका नाम है रॉल्फ फिंच। क्या नाम है? रॉल्फ फिंच इनका नाम है, और ये आपके 1583 में अकबर के दरबार में आए थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अकबर के द्वारा किस वर्ष बंगाल व बिहार को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। तो देखिए अकबर के समय में आपके जो बिहार का रीजन था वहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था दौलत खां। तो दौलत खां को अकबर ने हराया 1572 में, अपने जो भी उनके लीडर थे उनको भेज करके। उसके बाद में दौलत खां भाई साहब क्या किया कि ये बिहार से भाग करके चले गए पश्चिम बंगाल। अब अकबर था ही वो महान, तो उसने दौड़ा लिया इनको बंगाल तक, बंगाल में भी हरा दिया 1576 में, और उसके बाद में ये जो पूरा आपके बंगाल और बिहार का रीजन है इसको अकबर ने अपने में मिला लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा सी होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 1576 सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1954 में किस देश के द्वारा सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुआत हुई थी। तो ये शुरू किया था फ्रांस ने, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व में मैंग्रोव वनों का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आसान सा प्रश्न है, ये आपका है सुंदरवन नेशनल पार्क। तो मैंग्रोव वन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि अक्सर आपको छिछले समुद्र में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा डैश डैश पर उपलब्ध नहीं है। तो ये आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि जो केरल की राजधानी है। ऑप्शन आपका टोटल यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए हमारे देश में अगर बात करते हैं तो रेलवे के द्वारा टोटल 11 शहरों में इसकी शुरुआत की गई थी। दिल्ली है, जोधपुर है, आगरा कैंट है, मुंबई है, जयपुर है, सिकंदराबाद है, वाराणसी, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद है। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा ये आपके अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसमें शामिल है। तो प्रसार भारती इसमें आपको आकाशवाणी भी मिलेगा यानी कि रेडियो, और दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर भी आपको नई दिल्ली में मिलेगा, और शशि शेखर वेम्पति इसके इस समय CEO हैं। अगला प्रश्न है कि यूथ सैट एक डैश डैश का संदर्भ देता है। तो ध्यान रखिएगा यूथ सैट की बात करते हैं तो ये हमारी एक सैटेलाइट है। हमारे देश के छात्रों के द्वारा रसिया के साथ में मिलकर के इसका निर्माण किया गया था, और 2011 में इसरो ने इसको लॉन्च किया था 20 अप्रैल के दिन। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रण उत्सव त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो रण से ही आप समझ सकते हैं, रण आप कच्छ, और ये आपका मनाया जाता है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा गुजरात में आपका ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा। तो आसान सा प्रश्न है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब हेडक्वार्टर की बात हुई है तो कुछ अन्य हेडक्वार्टर भी जान लीजिए, जैसे कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आपको मिलेगा, भारतीय कृषि शोध संस्थान ये आपको नई दिल्ली में ही मिलेगा, और आगरकर शोध संस्थान ये आपको मिलेगा पुणे में। तो इन सभी के बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जब आपकी किसी भी अपक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है
या फिर उष्मा आपकी निकलती है तो उसे हम लोग किस प्रकार की अपक्रिया के रूप में जानते हैं? तो याद रखिएगा, जब भी हमारी किसी अपक्रिया में गर्मी निकलती है तो इसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में जानते हैं। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। यानी कि कोई भी अपक्रिया जिसमें आपके रिएक्टेंट मिलने के बाद में एक प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद में उष्मा आपकी निकलती है तो उस अपक्रिया को हम लोग यहाँ पर कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसी प्रकार से जब आप लोग अपक्रिया को यहाँ पर उष्मा देते हैं तो इसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश ऊर्जा के द्वारा पानी के अणु को विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है फोटोलिसिस। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि जब आपके सूर्य के प्रकाश में हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ये आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो नील्स हेनरिक डेविड बोर, ये जो आपका नाम है ये हमारे केमिस्ट्री से संबंधित है। और नील के आपने परमाणु मॉडल के बारे में भी पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमारे नील बोर हैं ये आपके आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला डैश डैश है। तो क्या है ये? तो ये हमारा एक सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि यह आपका एक अर्धचालक होता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे उपयुक्त रूप में वर्णित किया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो डिफिनीशन है वो यूनेस्को के द्वारा दी गई है। और डिफिनीशन आपकी कहती है कि बायोस्फीयर रिजर्व हमारे वे साइट्स होते हैं जहाँ पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सीख सकते हैं। यानी कि सतत विकास के लिए सीखने की जो साइट होती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से देखिए, डिब्रू सैखोवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे मिजोरम में नहीं है, ये आपके असम में है। शेषाचलम की बात करते हैं तो ये तो आपको आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा। पन्ना की बात करते हैं तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है। और नोकरेक की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मेघालय में। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, परीक्षा में आपके ये भी पूछा जाता है कि हमारे देश में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में इनकी कुल संख्या जो है वह आपकी है 18। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मैप में यहाँ पर मैंने आपको 18 के बारे में दिखा दिया है। तो वीडियो को पॉज करिए और इनके बारे में यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कूद नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कूद की बात करते हैं तो ये हमारे जम्मू और कश्मीर का है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको याद रखना है कि रौफ हो गया, दुमहल हो गया, बाचा ग्यावान हो गया, ये सारे हमारे जम्मू कश्मीर के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है ये आपके किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कथकली की बात करते हैं तो ये हमारे केरल से संबंधित है। कहाँ की है? केरल की है कथकली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो ये हमारे राजस्थान की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम और कथक ये दोनों हमारे क्लासिकल डांस हैं केरल राज्य के। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग 10 जून 1984 को, जो उस समय जनरैल सिंह भिंडावाला के द्वारा अमृतसर में जो आपका स्वर्ण मंदिर है उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया था। तो उसी को छुड़ाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था इसी को हम लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा 10 जून 1984 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्रीमिया का जो युद्ध है वह किसके बीच में लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, क्रीमिया का जो युद्ध है ये रूस और टर्की के बीच में लड़ा गया था। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि ये जो युद्ध है वह 1853 से लेकर के 1856 तक चला था। तो किसके बीच में हुआ था? रूस और टर्की के बीच में ये हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वाटरलू का जो युद्ध है ये आपका कब हुआ था? तो वाटरलू के युद्ध की बात करते हैं तो 18 जून 1815 को ये हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो यूके और फ्रांस के बीच में हुआ था। फ्रांस की जो सेना है उसको यहाँ पर लीड किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने लीड किया था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि इनमें से किन देशों के बीच शीत युद्ध लड़ा गया था। तो शीत युद्ध की बात करते हैं तो ये लड़ा गया था अमेरिका और रसिया के बीच में, यानी कि अमेरिका और उस समय का जो सोवियत संघ था उसके बीच में होता है ये शीत युद्ध। और ये किस प्रकार का युद्ध है, तो बस दोनों देशों के बीच में टेंशन बनी रहती है कि युद्ध कभी भी हो सकता है, हालांकि ये युद्ध होता नहीं है। 1991 यानी कि जब जाकर के यहाँ पर सोवियत संघ का विभाजन हुआ था तब तक ये युद्ध चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पहला जो विश्व युद्ध है ये आपके कब से कब तक लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा चला था 1914 से 1918 तक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इनमें से कौन सा देश 1914 में हुए ट्रिपल अलायंस का हिस्सा नहीं है। तो 3 देश होते हैं जो कि आपस में एक समझौता करते हैं और इस समझौते के अंतर्गत अगर इन तीनों देशों में से किसी के ऊपर भी आक्रमण होता है तो ऐसा माना जाएगा कि वह इन तीनों देशों के ऊपर आक्रमण हुआ है। तो याद रखिएगा इसमें फ्रांस आपका शामिल नहीं था, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, फ्रांस इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखिएगा जब पहला युद्ध आपका शुरू हुआ था यूरोप में तो अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ था, बाद में अमेरिका शामिल होता है 1917 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश की सहायता से साइरस नामक रिएक्टर बनाया था। तो साइरस नाम का जो रिएक्टर है इसको हमने कनाडा की सहायता से बनाया था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत के द्वारा स्थापित किसी भी नाप के रिएक्टर का नाम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा साइरस, जर्लिना, ध्रुव, पूर्णिमा ये सारे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, लेकिन किरण नाम का हमारा कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ई हो जाएगा करेक्ट। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, शुरुआत में मैंने आपको अप्सरा के बारे में बताया ही था जिसका उद्घाटन 20 जनवरी 1956 को नेहरू जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद में 1960 में हम लोगों ने कनाडा के सहयोग से एक और रिएक्टर स्थापित किया मुंबई में, नाम इसका था कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज। तीसरा रिएक्टर था जर्लिना जो कि आपका पूरी तरीके से स्वदेशी था, 1961 में यह स्थापित हुआ था। उसके बाद में ध्रुव, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 ये भी हमारे महत्वपूर्ण रिएक्टर रहे हैं। वर्तमान में एक जो महत्वपूर्ण रिएक्टर है इसका नाम है कामनी, और कल्पक्कम में आपको ये देखने को मिलेगा, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर इसे हम लोग कहते हैं। और ये जो आपका रिएक्टर है बार्क के द्वारा यहाँ पर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की सहायता से डिजाइन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 29 अक्टूबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है कि 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये जो अनुसंधान केंद्र है वो आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कुडनकुलन जो कि 2013 में स्थापित किया गया था, ये हमारे देश का सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और रूस की सहायता से इसको हमने स्थापित किया था, ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो टोटल क्षमता है वो है 1000 मेगावाट और इसमें 1000 मेगावाट के 2 यूनिट लगाई गई हैं। आगे चल करके 4 यूनिट के निर्माण पर काम और हो रहा है, यानी कि इसकी टोटल क्षमता फ्यूचर में हो जाएगी 6000 मेगावाट। तो ये सारे पॉइंट आपको इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में याद रखने हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ तक हम लोगों ने 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। कल आपको रात में 8 बजे इसका सेकंड पार्ट मिलेगा जिसमें हम लोग इसी प्रकार से 50 प्रश्नों को और डिस्कस करेंगे। ये पहली वीडियो थी, तो इसके अलावा अगर आपके कोई राय वगैरह हैं या फिर आप कुछ और चाहते हैं वीडियो में ऐड करना तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।